अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पासबान इस्लाम। ऑपरेशन त्रिशूल भारतीय जंगी मशकों की आड़ में जारहियत और सरकरी की मुतनाज़े पट्टी पर कब्जे का मंसूबा बना रहा है। रन कच में पाकिस्तान की सरहद पर भारतीय जंगी मशकें जारी हैं। 30,000 भारतीय फौजी जारहाना हमले की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इंडियन आर्मी अपने उन हथियारों को भी आजमा रही है जो उसने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बदतरीन शिकस्त के बाद 30,000 करोड़ रुपए में खरीदे थे। सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे बयानी और अफगान सरजमीन से प्रॉक्सी वॉर पर मुश्तमिल इंडिया की टू फ्रंट प्रेस डॉक्ट्राइन का दायरा वसी हो गया है। बिहार इलेक्शन से पहले एक तीसरा महाज खोलने की तैयारी है। बज़ाहिर ट्राई सर्विसेज आर्म्ड एक्सरसाइजेस, लेकिन हकीकत में जारहियत का वो खुफिया मंसूबा जिसका फॉर्मेट मई वॉर का बदला लेने के लिए बहुत पहले तरतीब दिया गया था। आलमी दिफाई तज्जियाकार और बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगी मशकों के नाम से भारत की तीनों मुसल्लह अफ़वाज के इज्तिमा को पाकिस्तान का एक जायज़ सिक्योरिटी मखमसा करार देते हैं। भारतीय ज़हनियत का तज्जिया और इंडियन फोर्सेस की ब्रॉस्टेक एक्सरसाइजेस का मुतालिया बताता है कि 2025 का ऑपरेशन त्रिशूल हकीकत में सन 87 के ब्रॉस्टेक का सेकंड वर्जन है, यानी कि जंगी मशकों की आड़ में फ़ौजी जारहियत का मंसूबा। ब्रॉस्टेक 1 हो या 2, ऑपरेशन सिंदूर हो या ऑपरेशन त्रिशूल, जब सामने पाकिस्तान हो तो नाम बदलने से काम नहीं बनता, नतीजा नाकामी ही रहता है। मगरबी बॉर्डर पर प्रॉक्सी वॉर और मशरकी सरहद पर जंगी मशकें, क्या सरकरी को हथियाने और खैबर पास तक पाकिस्तान को दबाव में लेने का नया तरतीब पाता इंडियन डॉक्ट्राइन काम कर जाएगा? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सरकरी के मुतनाज़े इलाके में पाकिस्तानी सरहद के करीब इंडियन आर्म्ड एक्सरसाइजेज क्या 1987 की ब्रॉस्टेक जैसा खतरा लिए हुए है, और क्या मशकों की आड़ में एक बड़े हमले की तैयारी हो रही है? देखिए, ये टेंशन्स तो हमारी बरकरार हैं और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला है मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और मसला उसका ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो उनको हजीमत हुई है, जो उनके साथ शर्मिंदगी हुई है अपने कौम के सामने और साथ साथ अपने पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो उसकी वजह से उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वो चाहेंगे जरूर कि कोई ना कोई एडवेंचर करें, कोई ना कोई मसला करें। ये और बात है कि पाकिस्तान उसके लिए बिल्कुल अलर्ट है। पाकिस्तान ने अपनी सदर्न फोर्स को अलर्ट किया हुआ है, लेकिन एक्सरसाइजेज में बाकी दुनिया भी उसकी नजर होती है। इस किस्म की मिलिट्री मशकें जो हैं, और 2 न्यूक्लियर ममालिक हैं, अभी अभी उनकी जंग हुई है। पाकिस्तान को उसमें सबकत हासिल जो हुई है वो भी पता है। उस सबकत की वजह से इंटरनल पॉलिटिक्स इंडिया में, इंटरनल सियासत में, अंदरूनी सियासत में उनमें एक भूचाल सा आ गया है, क्योंकि अभी मसला मोदी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन या बीजेपी जिस हुकूमत, उसकी ताकत सारी आरएसएस की है। और आरएसएस हमेशा से उसने बिलीव किया है कि वो एक शिद्दत पसंदी की करे और बताए दुनिया को कि ये सबसे ताकतवर ग्रुप है, और वो उसका एक जो हिंदुवाता वाला जो एक थ्योरी है उसको लेके आगे बढ़े, हेजमोनियस थ्योरी। तो वो उस हजीमत को बढ़ाने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिस एडवेंचर करे। और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये 96 किलोमीटर का टुकड़ा है जो बड़ा मार्शी किस्म का है, जहां समुंदर का पानी भी मिलता है और दरिया का पानी भी मिलता है, तो उसकी वजह से यहाँ ये बड़ा मार्शी किस्म का है। और इसमें अंग्रेजों के वक्त में इसकी डिमार्केशन की गई है। मुतनाज़े इलाके के करीब भारतीय फौजों का बड़ा इज्तिमा क्या दुश्मन के किसी नापाक और जारहाना अज़ाइम को जाहिर कर रहा है, और क्या इंडिया सरकरी को हथियाने की कोशिश कर रहा है? नहीं, ये तो डिस्प्यूटेड इलाका है। देखें, मैं जैसा बता रहा था कि 1924 में डिमार्केशन हुई है, जिसको इंडिया डिस्प्यूट करता है, और हम कहते हैं कि नहीं, हम भी डिस्प्यूट करते हैं। उसी वजह से कि ये जो जिसमें जो पिलर लगाए गए हैं पानी के अंदर और मार्शी एरिया के अंदर, उसमें प्रॉब्लम होती है। और वो क्योंकि ये एक बहुत अहम गुजरगाह भी है, और जिस गुजरगाह की वजह से हमेशा टेंशन हमारी पैदा हो जाती है। और इस गुजरगाह में मैरीटाइम बाउंड्री का बहुत बड़ा अमल दखल है, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज भी इसी इलाके में हैं। उसके अलावा जो हमारे मछली का जो पूरा एक इकोनॉमी है
फिशिंग का, वो भी फिशिंग राइट्स भी इसी इलाके में है। और फिर उसके अलावा जो ट्रेड इधर से गुजर रहा है, नेविगेशन इधर से हो रही है, वो हमारे लिए है। और दूसरा ऑफशोर ऑयल वगैरह भी इन इलाकों में बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए, हमारे स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है उसकी वजह से, क्योंकि सिंध का सूबा इधर शुरू हो जाता है, इस तरफ हमारा ठट्ठे का ज़िला, और उसके बाद पूरे सिंध की हदूद शुरू हो जाती है। और फिर उसके बाद ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन उस लिहाज से भी है कि अगर इंडिया किसी तरीके से जिस तरह डिस्प्यूट वो कर रहा होता है, अगर आएगा तो ज़ाहिर है हमारे उसमें लैंड जोन में आ जाएगा और फिर उधर से अपनी हरकतें कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम समझते हैं, और दुनिया का कोई भी मुल्क यही समझेगा, कि जो हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और हमारी नेशनल सॉवरेनिटी है, उसको जहां हमने समझा 1924 के डिमार्केशन के मुताबिक कि उन्होंने उसकी वायलेशन की है, तो एक्शन लेना हमारे लिए एक लाजिम हो जाएगा। और यही वजह है कि हमने पहले भी जब 26 अप्रैल को हमने पहला अपना एलामिया जारी किया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद, उसमें हमने वाज़ेह कर दिया था, मार्के हक से पहले की बात कर रहा हूँ, वाज़ेह कर दिया था 26 अप्रैल को कि आपने अगर कोई किसी किस्म की भी खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसका जवाब दिया जाएगा, वरना हम अमन चाहते हैं। तो लिहाजा हमने बिल्कुल अमन के तौर पर रहे, और उस वक्त तक रहे जब तक कि इंटरनेशनल बाउंड्री को इंडिया ने क्रॉस करके हमारे यहाँ 6 टारगेट उनके बकौल उनके के दहशतगर्द टारगेटों को उन्होंने इंगेज किया, जबकि वहाँ मासूम बच्चे, औरतें, सारे वो भी उसमें शहीद हुए। तो वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो अब भी अगर कोई खिलवाड़ अगर उन्होंने किया तो पाकिस्तान मजबूर होगा। हालांकि पाकिस्तान कह रहा है कि पुरअमन तरीके से रहो, जो आपने किया था उसका जवाब मिल गया था पहले मार्का हक में, लेकिन अब पुरअमन तरीके से वो, अब ये बाउंड्री का जिस तरह मैं बता रहा था, क्योंकि ये 1924 की है बाउंड्री, और इस पे पूरी डिमार्केशन ब्रिटिश टाइम पर हुई और उसी को फॉलो किया जा रहा है। और उसके बाद फिर इस पे एक मैप भी बना है 1925 में उसको, लेकिन इंडिया उस मामले में कभी कभी उसको फ्लॉट करता है, कभी कभी उससे इनहराफ हो जाता है। तो उस लिहाज से ये जो हमारी है ईस्टर्न बैंक, उसमें हमें फिर अपनी हिफाजत के लिए, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए, वो हम उस पर फिर अपना कदम उठाते हैं। इसमें 1914 की भी बाउंड्री की रेजोल्यूशन, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन है बॉम्बे गवर्नमेंट की, तो हम दोनों को मिला के इंडिया के साथ अपना इस मामले में हम पहले भी इस डिस्प्यूट को के लिए हमने डायलॉग बहुत सारे किए हैं, और अब भी। बहरहाल आपका बुनियादी सवाल का बुनियादी जवाब ये है कि टेंशन बड़ी है, बरकरार है, और दुनिया इस पर नजर रखे बैठी है कि 2 न्यूक्लियर ममालिक अगर किसी लिहाज से इतनी बड़ी मशक हो रही है कि कोई एक्सीडेंटली भी अगर हमारी तरफ फायर हुए 2-4 या उन्होंने इस तरफ करने की कोशिश की, तो हमारी सदर्न कमांड और सदर्न हमारी पूरी फोर्सेस वो इस मामले में बिल्कुल अलर्ट बैठी हुई हैं, और फिर इसमें यकीनन एस्केलेट हो सकता है, और जिसके लिए पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। अच्छा, भारत ने मई जंग के बाद अपनी साइबर वॉरफेयर महारत और ड्रोन बटालियन को मैनेज करने पर बड़ा बजट खर्च किया है। क्या आप समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को साइबर और इलेक्ट्रिक वॉरफेयर के साथ साथ मुस्तकबिल की किसी ड्रोन्स वॉर में चैलेंज कर सकता है? अभी जो इंडिया ने मुआहदा किया है अपना अमेरिका के साथ 10 साला दफाई मुआहदा, उसमें ड्रोन का जिक्र है। इंडिया ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है अमेरिका के साथ। वो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए खदशात की बात है, बल्कि खतरात की बात है, बल्कि वो चाइना के लिए भी खतरात और खदशात की बात है। हालांकि चाइना तो खैर ठीक है, जिस तरीके से उसने अपनी इस अस्करी कुव्वत बढ़ा ली है, तो वो पता है कि किस तरीके से वो नबरदाज़मा हो सकता है। लेकिन बहरहाल हमारे लिए यकीनन बाइस तशवीश है। हमारी ड्रोन की टेक्नोलॉजी काफ़ी उसने सबकत ली। इस मरतबा हमने बताया हमारी साइबर जो कुव्वत है उसके बारे में भी हमने बताया कि उनके सारी चीज़ें जैम हो गई थी, उनके पूरा कारोबार बंद हो गया था मार्का हक के दौरान, लेकिन उसकी हजीमत को ख़त्म करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए हैं।
माफ कीजिएगा, काफी उन्होंने अपने बजट खर्च किया है इंडिया ने, तो उस बजट को खर्च करके वो अभी अपनी इस सलाहियत को बढ़ा रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान, जाहिर है उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं है। पाकिस्तान को इस चीज का इदराक है और पाकिस्तान को ये सलाहियत बढ़ा रहा होगा और बढ़ानी भी पड़ेगी और बढ़ानी चाहिए होगी। सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस वक्त मसला ये है कि पाकिस्तान की मईशत अभी एक सिमत में चलना शुरू हुई है, और जब तक कि मईशत उस हालत में ना हो कि पाकिस्तान के पास मजीद बजट हो जो इस चीज पर खर्च करना शुरू करें, उस वक्त तक हमें बड़े ही एहतियात के साथ अपने अहदाफ पर नजर रखते हुए, अपने मईशत पे नजर रखते हुए, हमें जरा चॉइस हमारे पास रिस्ट्रिक्ट हो जाती है हमारे पास, और उसकी वजह से हमें थोड़े से चैलेंजेस यकीनन होंगे अगर इंडिया इसी तरीके से अपने बजट का रुख मोड़ता रहा साइबर के तरफ, साइबर एम्पावरमेंट के तरफ और ड्रोन के तरफ। तो मैंने आपको बता दिया, वो तो अमेरिका के साथ भी जॉइंट वेंचर शुरू कर रहा है। यकीनन ये बात तशवीश की है, लेकिन हमारे भी इस मामले में जो टेक्निकल नो हाव है काफी हो गई है, और हमने भी जॉइंट वेंचर किए हुए हैं अपने चाइना के साथ। जी अच्छा उस्मान साहब, पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की है। 3 हफ्तों से अफगान सरहद बंद है। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से हार्ड स्टेट पॉलिसी ही मसले का हल है और अब नरमी की कोई गुंजाइश नहीं? नहीं, देखिए, हार्ड स्टेट इंस्टांस जो है किसी भी मुल्क का, वो ज़्यादा दायमी तो नहीं होता है, वो आर्जी होता है। और वो अगर अपने हालात बेहतर कर लें अफगानिस्तान की हुकूमत, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम काइनेटिक एक्शन लें। अफगान अवाम तो आमतौर पर, बल्कि सारे के सारे हम उनको अपना भाई समझते हैं। ये तो एक ग्रुप है जो कि ग्रुप इस वक्त इंडिया के इन्फ्लुएंस में भी आ गया है और उनकी कुछ अपनी भी जहन चेंज हो गया है। इसके बावजूद कि हमने उनकी कोई 40 साल तक आबयारी की है और उनकी 35-40 लाख के करीब अफगानियों की आबयारी की है। बहरहाल वो एक दूसरा किस्सा है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यूं है कि जाहिर है जीरो टॉलरेंस हमें रखनी पड़ी, क्योंकि हमारी शहादतें हो रही, और एक नहीं हमारी हजारों के तादाद में शहादतें हुई हैं। 21 के बाद ज्यादा बढ़ गई, 60% टेररिज्म पे इजाफा हुआ है 2021 के बाद, जब से तालिबान ने अपनी हुकूमत, अबूरी हुकूमत संभाली है। तो उस पर जितनी बर्दाश्त का मादा था पाकिस्तान ने कर लिया, और उसी लिहाज से अभी इस्तांबुल में जो हमारा नेगोशिएशन हुई और 6 तारीख को दोबारा होगी या दोहा में हुई, वो उसी चीज़ की कड़ी है। क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान, 2 चीज़ें मुझे नज़र आती हैं मेरे तजिए के मुताबिक। एक तो ये है क्योंकि वो एक मरतबा नहीं, मुतअद्दिद बार ये बता चुके हैं दुनिया को कि उनके सरजमीन पर कोई दहशतगर्द नहीं बसता। लिहाजा अब अगर वो एक्सेप्ट करें, राइटिंग में एडमिट करें कि दहशतगर्द ग्रुप हमारे पास हैं, तो फिर उनकी वो तमाम साबका जो स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है या जो स्टेटमेंट्स दुनिया के सामने दी हुई है, वो सारी की सारी गलत साबित होती है। और जब गलत साबित होती है तो फिर उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि दुनिया के उसमें इंटरनेशनल लॉज मौजूद हैं। 1267 अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन है सिक्योरिटी काउंसिल का, और 1373 सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है। उसके तहत दुनिया का कोई मुल्क भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, और खासतौर पर अमेरिका, जो कि पहले भी जब 9/11 हुआ तो कितनी ज्यादा बम्बार्डमेंट की गई थी, और हम नहीं चाहते कि वो नौबत आए उन पर। तो यही अभी सूरत हाल है सरकरीक पर, क्योंकि हमने वो अपनी बड़ी ही मजबूत और मरबूत किस्म की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्राइसोल। तो वो हमने पहले से बता दिया है कि अगर कोई बदनीयती है, और हमें अंदाजा होता है कि बदनीयती है इंडिया की तरफ से, क्योंकि वो अपनी हजीमत को हटाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं अपनी हजीमत को। तो लिहाजा उस बदनीयती के तहत अगर उन्होंने कोई एडवेंचर किया तो पाकिस्तान के पास और कोई रास्ता है ही नहीं। पाकिस्तान ने जीरो टॉलरेंस बता दिया है और पाकिस्तान को उस पर एक्शन लेना पड़ेगा, और जब एक्शन लेना पड़ेगा तो जंग शुरू हो जाएगी। और वो कहते हैं ना कि हम चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर वो हमारी हदों में आएंगी और इंटरनेशनल सॉवरेनिटी को अगर वो करेंगे वायलेट, तो
फिर हमारे लिए तो कोई और रास्ता नहीं है कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, फिर ये करना पड़ेगा, तो फिर हम जो भी जिस तरह से करें। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सदर डोनाल्ड ट्रंप तारीफें तो पाकिस्तान की करते हैं और दिफाई मुआहदे इंडिया से कर रहे हैं। अमेरिका नायाब मादनियात पाकिस्तान से लेगा और असलहा इंडिया को देगा। इंडिया अमेरिका दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान से जंग छिड़ी तो क्या अमेरिका भारत की मदद को आएगा? आम पाकिस्तानियों के जहनों में समाये इन सवालात की वजह मलेशिया में इंडिया अमेरिका 10 साला डिफेंस डील है। बज़ाहिर पाकिस्तानियों के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं, लेकिन हक़ाइक़ की दुनिया इससे कुछ मुख्तलिफ है। मलेशिया में दिफाई मुआहदे पर दस्तखत फरवरी 2025 में ट्रंप मोदी वाशिंगटन मुलाकात के एलामिये के मुताबिक तयशुदा प्रोग्राम पर हुए हैं। इससे भी अहम ये है कि ये डिफेंस डील कोई नया मुआहिदा नहीं है, बल्कि 2005 में तय पाने वाले न्यू फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप की दूसरी बार तजदीद है। 10 साला मुआहिदा पहली बार 2015 में मुकम्मल हुआ और दूसरी बार 2025 में इसकी मियाद पूरी हुई। अमेरिका इंडिया डिफेंस डील के तनाजुर में पाकिस्तान और चीन के मफादात और बाहमी ताल्लुकात से जुड़े कुछ अहम इशूज़ पर बात करने के लिए हमने जहमत दी है एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिका इंडिया डिफेंस डील और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहिदे में क्या फ़र्क है? क्या अमेरिका इंडिया डिफेंस डील में भी एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो क्या अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद को आएगा? देखिए जी, जो भारत और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा है, ये एक 2005 से शुरू हुआ था मुआहिदा, और ये एक्सटेंशन है उनकी जो आपस में क्वाड वाली एक अंडरस्टैंडिंग चल रही है उसके लिहाज से भी। और उसमें अगर देखा जाए तो उसमें कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है कि अगर एक मुल्क पे हमला होता है तो दूसरे मुल्क पे भी वो हमला तस्वुर किया जाएगा और उसके लिए मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा, जिस तरह ये एक नेटो वाला मुआहिदा है उससे बिल्कुल हट के ये मुआहिदा है। इसकी जो बेसिक क्लॉज हैं और अगर उनको पढ़ा जाए तो वो है बेसिकली मिलिट्री आपस में कोलैबोरेशन होगी इनकी, जो जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट आ सकता है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, जो कि वो ऑलरेडी कर भी रहे हैं। और अमेरिका और इंडिया ने कोई 4-5 सालों से मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइजेज भी की हैं। रेड फ्लैग में एयरफोर्स की एक्सरसाइजेज में भी उन्होंने आपस में शिरकत की है। और इंडिया का जो जहाज वो बनाना चाह रहे हैं तेजास, वो भी उसका जो इंजन है वो अमेरिकन इंजन है और वहीं से वो बेसिकली लेते हैं। दूसरी जो कोऑपरेशन है उनकी आपस में, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग की है, जो और भी मुआहदे हुए हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड, साइबर रिलेटेड और इस तरह के मुआहदे हैं जिनमें बेसिकली आप कह लें कि ये पैसिव किस्म के मुआहदे हैं जो रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी हैं, शेयरिंग ऑफ द मिलिट्री हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और प्लस शेयरिंग ऑफ द मिलिट्री एंड अदरवाइज जो इंटेलिजेंस है वो शेयरिंग अलॉन्ग विद द मतलब शेयरिंग ऑफ द इक्विपमेंट रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस। तो इसमें कोई इस तरह की बिल्कुल शर्त नहीं है और बाइंडिंग नहीं है कि अगर एक मुल्क पे हमला हो तो दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा, जो कि एग्रीमेंट पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान हुआ था। वो एक जरा ब्रॉडर किस्म का एग्रीमेंट है जिसमें ये शर्त जरूर है कि एक मुल्क पे हमले को दूसरे मुल्क पे हमला तस्वुर किया जाएगा और नेसेसरी जो दिफाई किस्म की जो एक्शंस हैं वो भी लिए जाएंगे। तो ये फर्क जरूर इस वक्त मौजूद है इनमें आपस में। अच्छा ठीक। सर क्या इंडिया अमेरिका डिफेंस डील से पाकिस्तान और चीन को परेशान होने की जरूरत है? देखिए मैं समझता हूँ, देखिए ये 2005 से ये मुआहिदा है। आप देख लें कि क्या लेवल ऑफ कोऑपरेशन रही है इंडिया की और अमेरिका की। और यहाँ पे मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं, अगर आप पिछले कोई 7-8 दहाइयों में देखें तो अमेरिका की कोशिश ये रही है, और ये ज्यादातर ग्लोबल पावर्स जो होती हैं उनकी कोशिश होती है, वो चाहते हैं कि यूनिपोलर वर्ल्ड हो और मल्टीपोलर जो है वो रीजनल कंट्रीज हों, या जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें रीजनल जितनी भी पावर्स हैं मल्टीपोलर ऑपरेटर्स ऑपरेट करें और कोई एक पावर जो है वो कंट्रोल ना करे एशिया को, यूरोप को या मिडिल ईस्ट को, किसी को भी। और अगर आप देखें पूरे जो एनवायरनमेंट्स हैं वो इसी तरह से हैं।
जी जी। कभी भी अमेरिका नहीं चाहेगा कि इंडिया बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए इस रीजन में। ना वो चाइना को चाहता है कि वो यूनिपोलर के तौर पे उभरे और एक जो है रीजनल पावर बन जाए। इसी तरह यूरोप में आप देखें, जब उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई तो आप उसके बाद ब्रिटेन ने ब्रेक्सिट किया और रशियन की भी वॉर शुरू हो गई, जिससे यूरोपियंस को एक इनसिक्योरिटी का अमल रहा। और वो मिडल ईस्ट में आप देखें, सऊदीया वर्सेस ईरान वाला एलिमेंट चल रहा है, या गल्फ कंट्रीज और जो अरब कंट्रीज हैं वर्सेस ईरान काफी अरसे से, वर्सेस इजराइल। सो ये तमाम जो है एक कैओस वाला जो एलिमेंट होता है या ये एनवायरनमेंट्स होती हैं, ये ग्लोबल पावर्स को सूट करती हैं, ना सिर्फ जियोपॉलिटिकल असर और रसूख के लिहाज से, बल्कि उनके जो हथियार होते हैं, जो एक उनकी आर्मामेंट की इंडस्ट्री है, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसको भी फरोग मिलता है इससे। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को इस मुआहदे से ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुआहदा 2005 से चल रहा है और उसके बाद 2015 में इसको रिन्यू किया गया 10 साल के बाद, और अब 2025 में दोबारा उसी मुआहदे को रिन्यू, उसमें कोई एडिशनल ऐसी चीज या ऐसा क्लॉज नहीं डाला गया कि जिससे पाकिस्तान को मतलब किसी किस्म की फिक्र की जरूरत है, या वो किसी जारियत हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, या कोई ऐसी कैपेबिलिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिया के पास मिलिट्री की आ सकती है जो पाकिस्तान को जेर कर सकती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी शर्त इसमें है, कोई ऐसी बाइंडिंग है इस शर्त में कि अमेरिका जो है, और वैसे भी अगर आप इन्वायरमेंट्स देखें पिछले कई महीनों से, तो अमेरिका ने जो है वो इंडिया को ज्यादा थोड़ा सा टाइट करने की कोशिश की है, बिकॉज ऑफ सोवियत यूनियन के साथ उनके जो रिलेशनशिप चल रहे हैं, उनके जो ऑयल इंपोर्ट है स्पेशली, और अदरवाइज भी ट्रेड की जो कोलैबोरेशन है, क्योंकि सोवियत यूनियन पे भी और चाइना पे भी किसी हद तक पाबंदियां लगाई हुई हैं अमेरिका ने, और ये दो ऐसी पावर्स हैं जिनको अमेरिका काउंटर जरूर करना चाहेगा। इंडिया अगर उसके कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है अमेरिका के साथ इन काउंटरिंग चाइना या इन बैलेंसिंग चाइना इस रीजन में, तो वो तो ठीक है। अगर वो इंडिया इस तरह रशिया से जितनी उसकी जिन जिन चीजों पे अमेरिका की पाबंदियां लगी हुई हैं उस पे कोऑपरेट करता है अमेरिका के साथ, तो फिर तो आगे चीजें बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी जो चीजें नजर आ रही हैं, कोई खातिर ख्वाह इंडिया ने अपने आप को डिटैच नहीं किया, एक हेजिंग स्ट्रेटजी है डिप्लोमेसी के लिहाज से जो कि इंडिया फॉलो कर रहा है अमेरिका और रशिया के दरमियान। तो मैं समझता हूं कि ये इंडिया अपने आप को डिसोसिएट नहीं करेगा, और अमेरिका भी इस मामले में काफी हद तक केयरफुल होगा कि इंडिया को कितनी ज्यादा लिवरेज दी जा सके, चाहे वो चाबहार का पोर्ट है, चाहे वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया की, या चाहे वो वेपन की इंपोर्ट है जो वो इंडिया रशिया से कर रहा है। अच्छा सर, इस सवाल की एक वजह ये भी थी कि अभी इंडिया ने हालिया दिनों में ऑपरेशन त्रिशूल भी शुरू किया है, और इसको इंडियन मीडिया रिपोर्ट भी ऐसे कर रहा है कि उसमें हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एक तरफ ये मुआहिदा हुआ है और दूसरी तरफ ये ऑपरेशन भी चल रहा है। ये सिचुएशन इंडिया क्या एक और स्टंट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है? ऑपरेशन से आपकी मुराद जो एक्सरसाइजेस हैं जो इंडिया कर रहा है? बिल्कुल उसी की बात कर रही हूँ मैं। जी, वो देखें, ये एक रेगुलर एक्सरसाइजेस होती हैं, और स्पेशली इस टाइम पीरियड में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पाकिस्तान भी करता है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी करती हैं, इंडिया भी कर रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस लेवल पे वो ये एक्सरसाइज कर रहा है और जितना इक्विपमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे सेंटर और साउथ वाले एरिया में, तो हमें जरूर कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के जंग हमने पहले देखी, चाहे वो पुलवामा में थी और फिर पहलगाम में थी, कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, हथियार इस्तेमाल हुए जो कि बहुत दूर से मारने वाले बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स थे, और इसी तरह स्टैंड ऑफ वेपन्स थे जो हवा से ग्राउंड पे मारे गए, जिनकी रेंजेस जो हैं 150-200 किलोमीटर तक थी। तो किसी भी वक्त वो मतलब उसका रुख इस तरफ हो सकता है और किसी तरह की जारियत वो कर सकता है, मतलब इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी जो कुछ उसने फेस किया कुछ अर्सा पहले सिंदूर में, तो उसके पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी नहीं आई कि वो पाकिस्तान पे जारियत करे और पाकिस्तान उसका जवाब ना दे सके और बेहतर जवाब ना दे सके। और मेरा नहीं ख्याल कि वो इंडिया इस तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। और उसको अगर मैं कनेक्ट करूं इस मुआहदे से, तो कोई एक लिंकेज बनता है। मेरा ख्याल में जिस तरह से वो कोशिश कर रहा है और करता रहा है कि हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स को जो है
वो एक्टिव रखे और वहां से हमारे मासूम लोगों का और हमारे मिलिट्री पर्सनल्स को टारगेट किया जाए और जी जी उनको, बिल्कुल। उधर जो है वो खून की होली खेली जाए। वो वाले अवामिल जो है वो आज भी अगर आप देखें तो आज भी कुछ शहादतें हुई हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इंडिया प्रोपोगेट कर रहा है इर्रेगुलर तरीके से और बैक स्टैबिंग के साथ, ताकि वो छुप के हमला करे और दूसरी मुल्क की सरजमीन को और दूसरे मुल्क के लोगों को और आवाम को इस्तेमाल करे और वहाँ पे अपनी फाइनेंसिंग करे, ताकि वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकें और पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की वारदातें कर सके। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर इंडिया की कोशिश यही होगी कि इस तरफ से पाकिस्तान को ज़्यादा डैमेज किया जाए और ज़्यादा अनस्टेबल किया जाए। ज़ाती तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि इस एक्सरसाइज को वो कल्मिनेट करने से पहले किसी तरह की लेकिन सर यहाँ पर एक सिचुएशन जो है वो थोड़ा कंफ्यूज करती है ना, कि एक तरफ डेडलॉक या कशीदा हालात और उसके बाद अचानक अमेरिका इंडिया पर मेहरबान हो रहा है। बेशक ये एग्रीमेंट रीन्यू हो रहा है, लेकिन काफ़ी हैवी इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया को दी जाएगी अमेरिका की जानिब से, या वॉरफेयर जो टेक्नोलॉजी है वो दी जाएगी। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज करती हैं, लोगों के जहनों में भी हैं कि क्या अमेरिका जाहिर तौर पर इंडिया से नाराज़ नज़र आता है, लेकिन पसे मंज़र में वो इंडिया की भरपूर मदद कर रहा है वॉरफेयर टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जी देखें, जिस तरह मैंने कहा कि अमेरिका जो है उसका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बड़ा पावरफुल इंडस्ट्री है और बहुत ज्यादा लॉबिस्ट हैं जो उस पर काम कर रहे होते हैं, जो कि उनके कांग्रेसमैन भी हैं और लॉ मेकर्स हैं। और ये वो इंडस्ट्री है जिसको ट्रंप भी हमेशा से प्रोपोगेट करते रहे हैं और इसका इंटरेस्ट को देखते रहे हैं। सो ये इस इंडस्ट्री को वो हमेशा चाहेंगे कि इसको फरोग मिले। वो जबकि कहते जरूर हैं कि भी हम जो है, मैं नो वॉर वाला प्रेसिडेंट हूँ और पीस कीपिंग मतलब पीस मेकिंग इज माय मेन एम्बिशन, लेकिन ऐसी बात हो नहीं सकती क्योंकि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का इतना स्ट्रांग है कि वो चाहेंगे कि इनकी तमाम इस इंडस्ट्री को जो है ज्यादा कुव्वत और ज्यादा ताकत मिले और उस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा वेपन, जिस तरह आपने मिडिल ईस्ट में देखा कतर के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ और बेशुमार ममालिक हैं जिनके साथ उनके ये ताल्लुकात हैं कि जिससे वो चाहते हैं कि उनका ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलता रहे। इनकी इंडस्ट्री जो है लॉकहीड की, बोइंग की, जनरल डायनामिक्स की, नॉर्थरॉप ग्रूमैन, ये सारी बहुत बड़े जाइंट्स हैं और इनको वो चाहेंगे कि ये मार्केट में रहें और स्ट्रांग रहें और कोई और रशियन या चाइनीज जो है वो इनकी जगह या इनकी स्पेस ना ले सकें। और यही चीज हमने मिडिल ईस्ट में देखी कि ये चीज मौजूद है। अभी भी वो इंडिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्पेंडर जो डिफेंस के लिए अपने पैसे खर्च करता है और जिसका बजट है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इंडिया की मार्केट को वो एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं और पहले भी उन्होंने चिनूक और अपाची जैसे हेलीकॉप्टर उधर दिए हैं और C-17 जहाज दे चुके हैं। सो वो अभी भी चाहते हैं कि अमेरिका का F-35 जो है वो ले इंडिया और मतलब उसको इस्तेमाल करे। तो हमें इस चीज में बहुत ज्यादा तशवीश नहीं देखनी चाहिए या पाकिस्तान को इससे कोई फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। पहले भी उन्होंने राफेल लिए जो कि अभी भी एक स्टेट ऑफ आर्ट जहाज है, 4.5 जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट जहाज समझा जाता है, लेकिन वो उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सके, उस तरह से एम्प्लॉय नहीं कर सके। सो सिर्फ टेक्नोलॉजी लेने से जो है वो कुव्वत नहीं आती और मिलिट्री कुव्वत इस्तेमाल करने के लिए, उसको एम्प्लॉय करने के लिए बहुत सारे और अवामिल हैं जो चाहिए होते हैं और उस सिस्टम को कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग करना होता है। जो मैं समझता हूं कि इंडिया अगर आज भी वो टेक्नोलॉजी लेता है तो अगली एक दहाई में किसी किस्म का पाकिस्तान पे कोई खातिर ख्वाह जर्ब नहीं लगा सकता। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर अमेरिका कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है तो उससे हमें बहुत ज्यादा कोई एक तशवीश वाला एलिमेंट होना चाहिए। और पहली तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी वो नहीं देगा जो कि बहुत एक्स्ट्रा सुपीरियर हो और बैलेंस जो है वो रीजन में चेंज हो। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, रूस के एटमी तजर्बात से खत्ते में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। यूरोपीय समंदर की तह में रूसी एटमी ड्रोन्स के कामयाब तजर्बे पर यूरोपीय ममालिक में खौफ और दहशत की लहर दौड़ गई है और अब रूसी 9M730 या बोरेवेस्निक मिसाइल के कामयाब तजर्बे के दावे सामने आए हैं, जिस पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पेंटागन को भी एटमी धमाके करने का हुक्म दिया है। लेकिन अमरीका ने साथ ही यूक्रेन को टोमोहॉक क्रूज मिसाइल भी सप्लाई कर दिए हैं। टोमोहॉक जदीद क्रूज मिसाइल हैं जो जौहरी मवाद ले जाने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया को दरपेश एक नई एटमी कशमकश, इसी पर बात होगी, लेकिन पहले जानेंगे कि पोसेडोन नामी एटमी ड्रोन जो ज़ेर-ए-आब काम करता है और बोरेवेस्निक रूसी मिसाइल के बारे में। नाज़रीन, 27 अक्टूबर की शाम व्लादिमीर पुतिन ने समंदर की तह में मुहलिक तरीन रूसी एटमी ड्रोन के कामयाब तजर्बे का दावा किया। पोसेडोन के तजर्बे के दौरान पैदा होने वाली 1500 फीट की लहरों ने यूरोप को तशवीश में मुब्तला कर दिया। रूसी पोसेडोन दरअसल एक गैर रिवायती बारूदी सुरंग और ड्यो हैकल ड्रोन है। 65 फीट लंबा और 2 मीटर कुतर का हामिल ये रूसी ड्रोन एटमी सलाहियत रखता है। ये ज़ेर-ए-आब टारपेडो जैसा है। छोटे एटमी रिएक्टर से चलने वाला पोसेडोन सतह पर आए बगैर पूरे समंदर को तय करने की सलाहियत भी रखता है। यूं समझ लें कि पोसेडोन बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल जैसी सलाहियतों का हामिल है, लेकिन ICBM को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से इसे रोका जा सकता है, जबकि पोसेडोन ना रुकने वाला वो हथियार है जिसे काउंटर करने का कोई हथियार अब तक सामने नहीं आया। हिरोशिमा में गिराया जाने वाला एटम बम 0.015 मेगावाट ताकत रखता था, जबकि पोसेडोन 2 मेगाटन जौहरी ताकत का हामिल है, जो ज़ेर-ए-आब फटने पर सिर्फ तबाही नहीं लाएगा बल्कि दुनिया को एक ताबकारी के समंदर में भी धकेल देगा। रूसी मीडिया के मुताबिक पोसेडोन आबी जंग का मुहलिक तरीन हथियार है जो न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहरों को तबाह कर दें तो कई दहाइयाँ वहाँ जिंदगी के आसार भी नजर न आएं। रूस ने गुज़श्ता दिनों बैनुल बरे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल 9M730 या बोरेवेस्निक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया और ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि रूसी मिसाइल के तजर्बे की साइट आर्कटिक जज़ायर थे, जहां मिसाइल ने मुसलसल 15 घंटे परवास के बाद 14,000 किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बनाया। बोरेवेस्निक मिसाइल को रूसी सदर ने एक समंदरी परने से शुमार किया जो कम ऊंचाई पर उड़ते हुए ज़मीन पर कहीं भी एटमी मवाद गिराने की ताकत रखता है और यही कम ऊंचाई पर सफ़र उसे अमरीकी दिफाई निज़ाम का निशाना बनने से बचाता है। खदशा है कि स्काईफॉल का कोड नाम रखने वाला रूसी जौहरी मिसाइल में मौजूद मिनी एटमी रिएक्टर ताबकारी पैदा कर सकता है। माहिरीन के नज़दीक एक गैर ज़रूरी और बेतहाशा खर्चे वाली ईजाद है। पोसेडोन, स्काईफॉल और टोमोहॉक क्रूज मिसाइल 3 ऐसे हथियार जो किसी भी वक्त अपनी पूरी ताकत से चल गए तो एटमी जंग की शुरुआत का सबब बन जाएंगे। सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है और इससे कैसे निकला जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रूस के एटमी तजर्बात, ट्रंप का पेंटागन को एटमी धमाकों का हुक्म और यूक्रेन को टोमोहॉक मिसाइलों की फराहमी, क्या दुनिया खास तौर पर मगरबी ममालिक एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आयशा, आपने बुलाया। देखिए, अमेरिका की ये रूटीन की ट्रेनिंग होती है और जाहिर है खतरात बढ़ रहे हैं। दुनिया ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है दिन ब दिन। हमने मशरकी वस्ता में देखा, हमने ईरान इसराइल की जंग देखी, हमने कतर पर हमला देखा, हमने पाकिस्तान इंडिया की जंग देखी, फिर जो आप देख रहे हैं कोल्ड वॉर चल रही है रशिया और अमेरिका के दरमियान। ये एक पोस्चरिंग बड़े मुल्क एक दूसरे को करते रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाना इतना आसान नहीं होता। और ये जो यूक्रेन है, इनको जो वेपन्स दिए जाने की अनाउंसमेंट की जाती है और पहले भी उन्होंने जहाज भी दिए और नेटो ने भी बड़ी सपोर्ट की, वो बुनियादी तौर पर रशिया को प्रेशर में लाने के लिए होता है कि रशिया सीज फायर की तरफ एग्री कर जाए, जो बड़े अरसे से वो सीज फायर पर इत्तेफाक नहीं कर रहा। ये इतनी जल्दी ये कंक्लूड करना कि हम न्यूक्लियर वॉरफेयर की तरफ जा रहे हैं या आने वाली जंगें एटमी जंगें छिड़ने वाली हैं, तो आपने देखा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों एटमी मुल्क हैं, लेकिन दोनों ने जाहिर है रिफ्रेन किया और एक कन्वेंशनल काइनेटिक वॉर लड़ी और उसी में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी। हमारी ऐसी कोई थ्रेशोल्ड आई ही नहीं थी कि हमें भी थ्रेट करना पड़े कि हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाएंगे या वेपन गैस का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दुनिया में अब जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है और थ्रेट्स हैं और इंस्टेबिलिटी है, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये दुनिया इस वक्त न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रही है जहाँ पे जंगें ऐसी शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। खालिद साहब, अमेरिका की जानिब से रूसी एटमी धमाकों के रद्द-ए-अमल में यूक्रेन को टोमोहॉक क्रूज मिसाइल दिए गए हैं। ये टोमोहॉक क्रूज मिसाइल क्या रूस के जारिहाना ज़ायम का मुकाबला कर सकेंगे? देखिए, ये बुनियादी तौर पर पिछले जवाब से ही जुड़ा हुआ है।
क्योंकि बुनियादी तौर पर वेस्ट, नेटो और खास तौर पर अमेरिका चाहता है कि रूस को इतना अंडर प्रेशर लाया जाए कि वो समझना शुरू हो जाएं कि अगर हमने वॉर कंटिन्यू की तो यूक्रेन की कैपेसिटी इस हद तक बढ़ती जा रही है कि उसके पास मौलिक से मौलिक हथियार आते जा रहे हैं। पहले उन्होंने फाइटर जहाज दिए, फिर उन्होंने मिसाइल दिए, फिर बहुत सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है, लेकिन रूस अभी तक, क्योंकि उसकी मिलिट्री माइट बहुत पावरफुल है, उसके पास वेपन्स का आर्सेनल बहुत स्ट्रांग है, तो वो प्रेशर में आ नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूक्रेन की कैपेसिटी डिप्लीट होती जा रही है और यूक्रेन जाहिर है एक ऐसी पोजीशन पर जा रहा है, वो सस्टेन करना जंग उसके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इसीलिए रूस सीज फायर पर नहीं मान रहा और इसी की वजह से हम देखा आपने कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो नाराज हैं। प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग एक कैंसिल भी हुई, एक पहले भी हुई थी, उसका नतीजा कोई नहीं निकला। तो इन हालात में ये सारा मुझे लगता है कि वॉर पोस्चरिंग और एक थ्रेट, परसीव थ्रेट बढ़ाई जा रही है रूस के लिए कि अगर आप सीज फायर पर नहीं मानेंगे तो बुनियादी तौर पर नेटो और अमेरिका और ज्यादा सपोर्ट करेंगे, जिससे शायद रूस को वॉर महंगी पड़े। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस खित्ते में एग्जीक्यूशन हो सकेगी इन वेपन्स की, वो मुझे लाइकली नहीं होता। अच्छा सर, रूसी पोसेडोन ड्रोन और स्काईफॉल मिसाइल शायद अब तक की मोहलिक तरीन ज़ेरे हथियार हैं। क्या ये वाकई हकीकत है या ये दावे जाली हैं? देखिए, ड्रोन वॉरफेयर अब हकीकत बन चुकी है। पहले ड्रोन इस्तेमाल होते थे सर्वेलेंस के लिए, या जिसको कहा जाता था अंग्रेजी में आईज इन द स्काईज, यानी कि आसमान में एक आंखें होती थी जिससे ऐसा लगता था कि सिर्फ डाटा आता है, इंफॉर्मेशन आती है, या कोई इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या टारगेटिंग की आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते थे। अब ये इसके लिए नहीं इस्तेमाल होते। ये ड्रोन्स अब डिसेप्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वेपन्स कैरी करते हैं। ये दुश्मन को ये नहीं पता लगने देते कि ये रिकॉनेसेंस के लिए आया है, ये जैमिंग के लिए आया है, ये मिस रीडिंग और डिसेप्शन के लिए आया है, या ये वेपन कैरी कर रहा है। और अगर वेपन कैरी कर रहा है तो क्योंकि ड्रोन्स की रेंज इतनी ज्यादा है और इतनी देर तक ये फिजा में रह सकते हैं कि उनका तकरीबन 20 से 30 किलो से ज्यादा वेपन नहीं कैरी करते। तो जब इतना जो वेपन्स कैरी करते हैं, ये काफी देर तक और कई घंटों तक आसमान में लॉइटरिंग या फिर सकते हैं। जब ये फिरते हैं, क्योंकि साइज में बहुत छोटे होते हैं, इनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है और इसके अंदर डिसेप्शन टेक्निक्स भी होती हैं। तो उस वजह से ये बहुत मोहलिक होते जा रहे हैं, ये जंग की शक्ल बदल रहे हैं, ये दुश्मन को कंफ्यूजन पर मजबूर कर देते हैं और वह अनसर्टेनिटी हो जाती है दुश्मन के ज़हन में, इसका रिस्पॉन्स कैसे किया जाए और ये किस लेवल की थ्रेट है। आया सिर्फ रिकॉनेसेंस की है, डाटा कलेक्शन की है, टारगेटिफिकेशन की है, या ये वेपन फायर करके उसी किसी भी जगह पर किसी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो ये न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर है। पाक फिजाइया ने इस दफा इन ड्रोन्स का बहुत ही मोहलिक तरीके से और बहुत इफेक्टिवली इस्तेमाल किया मई के महीने में, जब हमने बहुत सारे टारगेट्स, कुछ फाइटर जहाजों से हमने टारगेट न्यूट्रलाइज किए और मोर देन 50% हमने टारगेट इन्हीं ड्रोन्स और आर्म्ड जो हमने अटैक किए हैं इनके जरिए किए गए थे। तो ये अब सपोर्ट रोल में नहीं रहे, ये ऑलमोस्ट फाइटर जहाजों का एक लाजमी हिस्सा बनते जाते हैं। अच्छा, आवाज़ से तेज़ सफ़र करने वाले मिसाइलों के दौर में 14,000 किलोमीटर 15 घंटों में तय करने वाला मिसाइल क्या अफादियत का हामिल हो सकता है, जबकि तरह तरह के दिफाई निज़ाम भी काम कर रहे हों? जी, ये एक कंटिन्यूस रेस होती है। देखिए, दुनिया के अंदर जब वेपन बनाए जाते हैं तो वो इस मकसद के लिए बनाए जाते हैं कि एक तो बहुत ज्यादा स्पीड पर उड़े, यानी जब भी फायर किए जाएं वो इतनी ज्यादा एक्सेलरेशन करें कि उनको नॉर्मल जहाज या फाइटर जहाज या कोई और काउंटर मिसाइल इंटरसेप्ट ना कर सके। उनके अंदर डिसेप्शन टेक्निक्स होती हैं, स्पीड इसके अलावा है। जब ये होता है तो दूसरी तरफ से एक काउंटर स्ट्रैटेजी आती है कि जाहिर है उनको इंटरसेप्ट करने वाले जो रेडार होते हैं या सेंसर्स होते हैं या मिसाइल्स बनाए जाते हैं, वो भी उतने ही लीथल, उतने जायल और उतने ही स्पीड पर बनाए जाते हैं ताकि दुश्मन के आने वाले मिसाइल को बहुत पहले अपनी हदूद से इंटरसेप्ट किया जा सके। मैं आपको मिसाल देता चलूं, जैसे इजराइल ने अभी ये बनाया था अपना वेपन सिस्टम और उनका हमने देखा था आयरन डोम था, फिर उनका थर्ड मिसाइल था उनका एरो 1, एरो 2 स्लिंग। ये सारे वेपन्स थे। जब ईरान की तरफ से फायरिंग की गई तो बहुत सारे मिसाइल्स कन्वेंशनल थे, जिसका मतलब है कुछ सुपरसोनिक या 15,000 किलोमीटर की स्पीड पर नहीं उड़ रहे थे, लेकिन कुछ उसमें से इंटरसेप्ट हो सके और कुछ पेनिट्रेट करके इजराइल के जा पहुंचे। तो ये, जैसे मैंने कहा, ये कंटिन्यूस और रेगुलर तौर पर मुकाबला चलता रहता है बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स के दौरान, एक तरफ मिसाइल बनाने का और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स जो उसका काउंटर या उसका तोड़ निकालते हैं वो है। दुनिया बदलती जा रही है, 15,000 किलोमीटर नो, इस पर कोई शक नहीं है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आ गए हैं, लेकिन उसी तरह जाहिर है अगर ये ना इसका तोड़ निकालें तो ये दुनिया या इंडस्ट्री जो है मिलिट्री की, ये ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो बहुत जल्द दूसरी तरफ से रिसर्च करके उसका तोड़ निकाल लिया जाता है। ये ऑनगोइंग रेस है। जब एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत आ जाती है मार्केट में, तो जो मिसाइल बनाने वाले होते हैं फिर और ज्यादा या डिसेप्शन लाते हैं या एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग उसके अंदर डाल देते हैं कि
कि उसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कंटिन्यूस, जिसको मैंने कहा, ये मुकाबला होता है। तो एक स्टेज पर हम ये नहीं कह सकते कि मिसाइल ऐसे आ गए हैं परमानेंटली जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, या डिफेंस ऐसा आ गया कि सारे के सारे आने वाले मिसाइलों को रोक लेगा। तो ये एक अनस्टॉपेबल एक रेस है जिसकी कोई टाइम लिमिट नहीं। अच्छा सर, क्या पाकिस्तान के पास ICBM है, जिसे जैसे कि आजकल पाकिस्तान के हवाले से भी काफ़ी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश में हैं कि पाकिस्तान ने भी ICBM का तजर्बा कर लिया है, क्या हकीकत है इन खबरों की? देखिए, जब तक गवर्नमेंट इसका सरकारी तौर पर ऐलान नहीं करती, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकूंगा कि हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की जरूरत नहीं है, जिसका मतलब है हम कोई एंग्जाइटी या जैसे फियर क्रिएट नहीं करना चाहते दूसरे मुल्कों को जिनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी इंटेंशंस, प्लान्स, वॉर स्ट्रैटेजी सब की सब इंडिया स्पेसिफिक होती है। जिसको पहुंचना या जिसकी हदूद तक पहुंचना, चाहे बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंचना, इस वक्त हमारे मिसाइल हैं, शाहीन और गौरी और दूसरे मिसाइल जो पहुंच सकते हैं। तो हमारी इंटेंशंस भी, हमारी वॉर स्ट्रैटेजी भी और हमारे प्लान्स भी उसी तरह स्पेसिफिक होते हैं। तो ICBM बहुत वो मुल्क बनाते हैं जो जाहिर है ग्लोबल डोमिनेंस चाहते हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, चाइना है। तो मैं अभी तक नहीं जानता कि हुकूमत पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर कहा हो कि हम ऐसे बनाने का या प्लान कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारे आर्सेनल में है। बहुत शुक्रिया खालिद चिश्ती साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।